द फैक्ट दैट आदित्य धर रियल इन्फॉर्मेशन को यूज करके एक बेहतरीन फिक्शनल बैकड्रॉप को क्राफ्ट करते हैं। ऑल्दो यू विल बी शॉक्ड टू नो कि इस फिक्शन के पीछे भी कुछ माइंड ब्लोइंग रियल लाइफ इंसिडेंट्स और रिकॉर्ड्स हैं। धुरंधर के दोनों पार्ट्स खत्म होने के बाद जो एक और कंक्लूजन हमारे सामने आता है कि भाई प्रोजेक्ट धुरंधर सिर्फ एक एंटिटी हमजा नहीं है, ये एक बिग पिक्चर है जिसमें कई पीसेस में से हमजा एक पीस है। आदित्य धर ऑब्वियसली बनाएंगे या नहीं ये हमको नहीं पता, लेकिन धुरंधर का वर्ल्ड काफी एक्सपेंसिव अपॉर्चुनिटी रखता है एक ट्रू और एक बहुत ही बेहतरीन स्पाई यूनिवर्स बनाने का। धुरंधर द रिवेंज फाइनली कंक्लूड करता है द अल्टीमेट एस्पियोनाज स्पाई सागा, सेटअप की हुई सारी स्टोरी लाइंस को रैप करते हुए और एक बिटर स्वीट एंडिंग। लेकिन उसी के साथ साथ काफी सारे पॉइंट ऑफ डिस्कशंस, कंट्रोवर्शियल से लेके सिनेमैटिक और एक स्कोप कहानी को एक्सपैंड करने का। वेलकम टू धुरंधर द रिवेंज स्पॉइलर टॉक। फिल्म के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ कुछ इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटीज और थ्योरीज कि कैसे धुरंधर एज अ फ्रेंचाइज खुद को एक्सपैंड कर सकती है। बहुत ही ताबड़तोड़ डिस्कशन होने वाला है, बहुत सी इंटरेस्टिंग डिटेल्स और बहुत सी दिमाग हिला देने वाली थ्योरीज। हर बार की तरह वीडियो लेट है बट ऑलवेज बेटर। जिनको डायरेक्टली एंडिंग एक्सप्लेन्ड और थ्योरीज पे जंप करना है, मैंने टाइम स्टैम्प दे रखा है, फील फ्री। बाकी लेट्स जंप टू इट, स्टे ट्यून्ड। So people who label it as propaganda, I don't care about them. It is as simple as that. I really don't care about them because the whole point is that I know where it's coming from. Unlike धुरंधर 1, इस बार जो सबसे बड़ा टॉपिक ऑफ डिस्कशन बन चुका है इस फिल्म के लिए वो है द प्रोपेगेंडा, जिसके चलते फिल्म की मेकिंग, टेक्निकलिटीज और स्टोरी टेलिंग के ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहा है। अ सेक्शन ऑफ ऑडियंस एज वेल एज न्यूज आउटलेट्स एंड अदर मीडिया सोर्सेज जिनका ऐसा मानना है कि धुरंधर 2 एक प्रोपेगेंडा है जो एक फॉल्स नैरेटिव को प्रमोट कर रही है और अपने प्रो बीजेपी नैरेटिव को लेकर आउटराइट है। द प्रो बीजेपी नैरेटिव, वेल आई एग्री ऑन दैट एंड इट इज एज ब्रॉड एज डे लाइट। मैंने अपने रिव्यू में भी ये बात कही थी कि आदित्य धर अपने पॉलिटिकल स्टांस को लेकर इस फिल्म में एकदम ब्लंट और आउटराइट हैं। कुछ पार्ट्स में चीजें काफी ऑन द फेस आ जाती हैं जो आपको फिल्म के एक्सपीरियंस से बाहर भी खींच लेती हैं, बट दैट काउंट्स टू ओनली 5% आउट ऑफ द 95% ऑफ द फिल्म, जिसको कोई एक्नॉलेज ही नहीं कर रहा है। द फैक्ट दैट आदित्य धर रियल इन्फॉर्मेशन को यूज करके एक बेहतरीन फिक्शनल बैकड्रॉप को क्राफ्ट करते हैं। ऑल्दो यू विल बी शॉक्ड टू नो कि इस फिक्शन के पीछे भी कुछ माइंड ब्लोइंग रियल लाइफ इंसिडेंट्स और रिकॉर्ड्स हैं, जो कि अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे। बट फिलहाल द कैच इज फिक्शनल बैकड्रॉप। जो फैक्चुअल फ्रंट और फिक्शनल बैकड्रॉप का बैलेंस इस फिल्म में है वो वैसा ही है जैसा कि जीरो डार्क 30 जैसी मूवीज में हमें देखने को मिलता है। एक हाईली फिक्शनलाइज्ड और ड्रामेटाइज्ड डिपिक्शन एक रियल लाइफ ऑपरेशन का, दैट इज द हंट फॉर ओसामा बिन लादेन, जिसको लेके कोई भी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में नहीं थी। चीजें कैसी हुई, क्या हुई, किसी को नहीं पता था। फिल्म में भी क्रिएटिव लिबर्टी साफ दिख रही थी, बट उसका रीजन था नैरेटिव और स्टोरी टेलिंग को बेटर बनाना, बिकॉज ये एक फिल्म है, एक डॉक्यूमेंट्री नहीं जो कि एक्यूरेटली सब कुछ दिखाए। ऑडियंस को भी ये बात समझ में आए कि हम जो देख रहे हैं वो बेस तो फैक्ट पर है लेकिन उसका बैकड्रॉप फिक्शन है। कोई भी ये डिनाई नहीं कर सकता कि भाई ये ऑपरेशन हुआ नहीं था, लेकिन बिल्कुल ऐसे ही हुआ था जैसे कि इस फिल्म में दिखाया जा रहा है। इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है, या फिर उसके आउटकम्स या रीजन भी एग्जैक्टली ऐसे सेम होंगे, नहीं कहा जा सकता। क्या इंडिया पे अटैक्स नहीं हुए और क्या पाकिस्तान की टेरर ऑर्गेनाइजेशंस उसके रिस्पॉन्सिबल नहीं थी? जितने भी नाम हमजा की लिस्ट में हैं, क्या वो रियल लोग नहीं थे जो एक्टिव ऑर्केस्ट्रेटर्स थे टेरर अटैक्स के अगेंस्ट इंडिया? क्या खनानी ब्रदर्स का मनी लॉन्ड्रिंग का बिजनेस एग्जिस्ट नहीं करता था जिससे वो इंटरनेशनल ड्रग कार्टेल्स, टेरर ऑर्गेनाइजेशंस, इवन डी कंपनी को फाइनेंस करते थे? क्या वो डाटा जो पूरे प्रूफ्स के साथ ये एस्टिमेट्स बताता है कि खनानीज ने 2000 से 2016 के बीच में एस्टिमेटेड 1500 से 2000 करोड़ की फेक करेंसी को एनुअली इंडिया में सर्कुलेट किया है, जहां कोइंसिडेंटली इन्हीं सालों के बीच इंडिया ने फेक करेंसी का सबसे हाईएस्ट इन्फ्लक्स देखा था? क्या जावेद खनानी का डीमोनेटाइजेशन के 26 दिन बाद सुसाइड करना काफी ऑड नहीं था? कीपिंग द फैक्ट इन माइंड कि डीमोनेटाइजेशन से 2 महीने पहले उसका भाई अल्ताफ खनानी अरेस्ट हो चुका था, जिसने ऑलरेडी खनानीज को खत्म कर दिया था। एंड डीमोनेटाइजेशन माइट भी एक आखिरी कील की तरह साबित हुआ हो खनानी के कफन में। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि डीमोनेटाइजेशन का इंपैक्ट या फिर जो उसका इंप्लीमेंटेशन था इंडिया पे वो कहीं से भी सही था। इरादा जो भी हो, इंप्लीमेंटेशन वाज शिटी। बट एट द सेम टाइम डीमोनेटाइजेशन ने 86% फेक करेंसी को रिमूव किया, जिसको खुद ये कहा जाता है कि इसका इंपैक्ट लिमिटेड था, बिकॉज अगेन इंप्लीमेंटेशन। बट फेक नोट सर्कुलेशन डिड हैव अ सेटबैक। क्या अतीक अहमद, जिसके
ऊपर आतिफ अहमद का कैरेक्टर बेस्ड था, क्या उसके ऊपर ये आरोप नहीं थे कि उसका कनेक्शन ISI से था, जो अपेरेंटली उसने खुद स्टेट भी किया था? क्या दाऊद इब्राहिम इंडिया का एनिमी नहीं है जिसने इंडिया के अगेंस्ट कितने टेरर एक्टिविटीज को फंड किया? इतना ही नहीं, लियारी टास्क फोर्स ऑफिसर उमार हामिद शाहिद, जिनके ऊपर उमार हाफिज का कैरेक्टर बेस्ड है, उसने खुद ये स्टेटमेंट दिया था कि लियारी गैंग वॉर्स में रॉ इन्वॉल्व थी, और उसके अलावा और भी इंटेलिजेंस एजेंसीज जिन्होंने इस गैंग वॉर को एक्सप्लॉइट किया था टू क्रिएट अ न्यू पैटर्न ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, जिसको हम अननोन गनमैन के नाम से जानते हैं। क्या उमार शाहिद का ये स्टेटमेंट एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन नहीं हो सकता है ऑपरेशन धुरंधर के प्लॉट के लिए? इन फैक्ट्स को डिनाई नहीं किया जा सकता, एंड दिस इज द ओनली रीजन कि धुरंधर प्रोपेगेंडा की टेरिटरी में फॉल नहीं करती। ऑल्दो अगर फिल्म पे आए जहां पे चीजें फिक्शन के स्पेक्ट्रम में आना शुरू कर देती हैं, अब रॉ ने कोई एजेंट भेज के लियारी गैंग वॉर्स को एक्सप्लॉइट किया हो, नॉट नेसेसरी। खनानी की डेथ एक्चुअल सुसाइड या किलिंग है, वी डोंट नो। हमजा की लिस्ट में ऐसे कई नाम हैं जो रियल लाइफ में अब भी जिंदा हैं। क्या सिर्फ फेक करेंसी रोकना डीमोनेटाइजेशन का सोल पर्पस था जैसा फिल्म में दिखाया गया है? द होल कंट्री नोज इट्स नॉट। मेजर इकबाल और आतिफ अहमद की डेथ जो उनके रियल लाइफ काउंटर पार्ट से कंप्लीटली अलग है, जो ऑटोमेटिकली फिक्शन में आ जाता है। इट इज जस्ट अ डायरेक्टर जो अपनी क्रिएटिविटी को यूज करता है टू क्राफ्ट अ रियली सॉलिड फिल्म, नॉट अ डॉक्यूमेंट्री। अमेरिकन ऑडियंस फैक्ट और फिक्शन के बीच में डिफरेंशिएट करना जानती है, एंड हेंस जीरो डार्क 30 डिस्पाइट इतनी क्रिएटिव लिबर्टी लेने के एक अक्लेम्ड फिल्म बनी, बिकॉज क्रिएटिव लिबर्टीज इतनी बेहतरीन थी। सैडली इंडियन ऑडियंस इज द ऑपोजिट, जहां आदित्य धर ने सेम चीज करी एंड चीजें पोलराइज हो गई। लेफ्ट विंग वाले कह रहे हैं कि भाई सच्चाई को छुपाया जा रहा है, और राइट विंग वाले कह रहे हैं कि भाई यही एब्सोल्यूट ट्रुथ है। दोनों चूतिए हो। और फिक्शन के पर्सपेक्टिव से भी अगर बुरे लोगों को बुरा दिखाया जा रहा है तो इसमें बुराई क्या है? धुरंधर इज अ वेल मेड फिक्शन इंस्पायर्ड बाय फैक्ट्स एंड बैक्ड बाय अ सॉलिड रिसर्च। हाँ भाई, ये आसान साउंड करता है, लेकिन ऐसे रियल इवेंट्स के अराउंड ऐसा फिक्शनल फ्रेमवर्क क्रिएट करना, ऐसे बेहतरीन तरीके से डॉट्स को कनेक्ट करना, दिस इज आर्ट। फिल्म राइट लीनिंग है ये मैं कहूंगा, लेकिन प्रोपेगेंडा नहीं। इट्स अ सॉलिड एंड टेक्निकली साउंड फिल्म विद ग्रेट स्टोरी टेलिंग एंड अ स्ट्रॉन्ग नैरेटिव, जो हमें एज एन ऑडियंस अप्रिशिएट करनी चाहिए। और अगर एक डायरेक्टर अपने पॉलिटिकल बायर्स को लेकर एक फिल्म बना भी रहा है, लेकिन इतनी बेहतरीन बना रहा है, तो भाई और लाओ। रहमान डकैत के डेथ के आफ्टरमैथ के बाद हमजा फाइनली अपने रिवेंज क्वेस्ट पे निकल चुका है, जहां अब हमजा पुट्स टुगेदर ऑल द पीसेस। उजैर को मैनिपुलेट करके लियारी गैंग वॉर्स को इनिशिएट करना, लियारी में उसके अगेंस्ट बची हुई आखिरी रेजिस्टेंस अरशद पप्पू को खत्म करना, एंड उजैर को भी एज अ लूज एंड क्लियर करना, उसको दुबई एयरपोर्ट पे पकड़वा देना, ड्रॉइंग पैरेलल्स विद व्हाट हैपेंड विद रियल उजैर बलोच। एंड फाइनली अब टाइम है उसके लिस्ट में से एक एक नामों को काटने की, और अल्टीमेटली मेजर इकबाल और बड़े साहब से इस रिवेंज क्वेस्ट को ओवर करने की। बट ऑब्वियसली चीजें इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से नहीं होती। चौधरी असलम की डेथ के बाद उमार हाफिज अपने इन्वेस्टिगेशन से हमजा को एज एन इंडियन स्पाई आइडेंटिफाई कर लेता है, जिसको वो कम्युनिकेट करता है मेजर इकबाल को, जो उसे मुरीद के बुलाता है उसे एम्बुश करने के इरादे से। बट हमजा भी 2 कदम आगे रहता है, एंड उसने ऑलरेडी बलोच यूनाइटेड फोर्स को मुरीद के पे अटैक कैरी आउट करने के लिए तैयार कर लिया होता है, जो पाक रेंजर्स के यूनिफॉर्म में वहां पे अटैक करते हैं। एक एक्सप्लोसिव और डिस्ट्रक्टिव बैटल मुरीद के पे, और फिर एक 1-on-1 बैटल बिटवीन हमजा एंड मेजर इकबाल, जहां पहले बड़ी स्टाइल से अपने DIY चेन और चाकू कॉम्बो से मेजर इकबाल के पैर काट के एंड फाइनली उसे खत्म कर देता है। एंड इस पॉइंट पे हमजा की आइडेंटिटी ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है, एंड दैट इज द एग्जैक्ट रीजन वो एस्केप करने की बजाय सरेंडर करता है, बिकॉज उसकी आइडेंटिटी कॉम्प्रोमाइज उसकी वाइफ यालिना की तरफ से हुई होती है। एंड उमार नोइंग द फैक्ट कि यालिना हमजा की आइडेंटिटी और उसके मिशन से वाकिफ है, तो अगर हमजा डायरेक्टली एस्केप कर जाता तो डैड वुड हैव पुट यालिना एंड हिज सन इनटू पाकिस्तान्स क्रॉस हेयर्स, जो ना जाने उनके साथ क्या करते। हमजा ISI द्वारा कैप्चर किया जाता है और टॉर्चर होता है, बट ही इज रेस्क्यूड बाय अजय सान्याल, जो जनरल शहनवाज को थ्रेटन करता है एंड हमजा की इंडिया की वापसी डिमांड करता है। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग डिटेल मैंने कैच करी, और वो है अजय सान्याल की पहली धमकी कि आपकी फॉरवर्ड पोस्ट पे इतनी गोलियां दागी जाएंगी कि इस्लामाबाद की तशरीफ थरथराने लगेगी। एंड दिस इज क्वाइट सिमिलर टू द थ्रेट जो इंडिया ने पाकिस्तान को दी थी कमांडर अभिनंदन को रिलीज करने के लिए। ऑल्सो वो उसे एक वीडियो सेंड करता है एज अ ब्लैकमेल, जिसमें जनरल शहनवाज इजराइल के साथ पाकिस्तान की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को सेल करते हुए नजर आता है, एंड हमजा इज सेट फ्री। लेकिन यहाँ पे सब कुछ कंक्लूड होते होते भी फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है, जो कि किसी ने भी नहीं सोचा था। हमजा को इंडिया की फ्लाइट तक सेफ पैसेज देने वाला और कोई नहीं जमील जमाली होता है, हु इज रिवील्ड टू बी एन इंडियन स्पाई जो 45 साल से पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहा है। और हमजा का जो हैंडलर है दैट इज आलम, वो उसका भी कोऑर्डिनेटर है। बेसिकली लियारी में ऑपरेट करने वाले सारे स्पाइस का जो कोऑर्डिनेटर है वो जमील जमाली है। अब ये ट्विस्ट अपने आप में एक बहुत बड़ा रेवलेशन है, जो धुरंधर पार्ट 1 के नैरेटिव में एक अलग ही पर्सपेक्टिव ऐड करता है। ये सुनना पूरा काफी इंटरेस्टिंग होगा। सबसे
सबसे पहले जमील की कहानी जो कि यालेना हमजा को सुनाती है कि उसके अब्बा एक यतीम थे और फिर अपना रास्ता बनाया सियासत में। जो इनिशियली ऐसा फील हुआ कि भाई इसका पॉइंट क्या था, आखिर इस कैरेक्टर के साथ सिंपैथाइज क्यों करवाया जा रहा है, लेकिन पार्ट 2 में वो पॉइंट क्लियर हुआ। ऑल्सो दिस सीन नाउ इट मेक्स सेंस कि जमील हमजा को यहाँ घूरता क्यों है। जो मेरा यहाँ पे इंटरप्रिटेशन है उसके फ्रस्ट्रेटेड लुक का, वो ये है कि यहाँ जमील को पता था कि प्लान क्या था, रहमान के बेटे को बचाना और उसका ट्रस्ट जीत के रहमान की गैंग में एंटर करना, लेकिन वो नहीं हुआ। तो आई बिलीव जमील के पर्सपेक्टिव में प्लान की धज्जियां उड़ गई, जिसका फ्रस्ट्रेटेड लुक वो हमजा को यहाँ पे दे रहा है। ऑल्सो धुरंधर पार्ट 1 जो लार्जली फोकस करता है रहमान डकैत और 26/11 के नैरेटिव पे, अब हमको मालूम चलता है कि 1997 में चौधरी असलम रहमान को मारने वाला था, लेकिन जमील जमाली उसको बचा लेता है। 1997 में उसके एनकाउंटर करने का मौका था, उस दिन आप ही ने बचाया था उसको। नाउ इफ यू थिंक अबाउट इट, तो जमील ने उस समय ऐसा इसलिए किया क्योंकि रहमान की मौत लियारी में दंगे करवा सकती थी, जो कि जमील के सियासी मामलों में दिक्कत पैदा करती, एंड माइट भी लियारी पर से उसका होल्ड खत्म हो जाता। उस वक्त उसके पास हमजा जैसा कोई एसेट भी नहीं था जिससे वो चीजों को कंट्रोल कर पाता। अब यहीं पे दूसरी कड़ी आती है। जमील एग्जैक्टली उसी मोमेंट पे एसपी चौधरी असलम को वापस से लियारी में पोस्ट करता है जब रहमान मेजर इकबाल से वेपन्स की डील करता है जो कि 26/11 में यूज होंगी, बट हमजा रहमान को रेस्क्यू कर लेता है बिफोर चौधरी असलम किल्स हिम। नाउ फास्ट फॉरवर्ड टू दिस सीन जहां जमील ये डायलॉग कहता है, जब तेरी अम्मी तेरी तशरीफ धोती थी ना, तब से जमाने के फर्ज अदा कर रहा हूं मैं। सबसे पहला तो यहाँ वो इनडायरेक्टली कहता है कि भाई वो इंडिया के लिए यहाँ पर कितने सालों से काम कर रहा है, एंड दिस ऑल्सो शोज हिज सटल फ्रस्ट्रेशन कि भाई वो ऑलमोस्ट रहमान को मरवा के 26/11 प्रिवेंट करने वाला था, लेकिन हमजा ने उसे रेस्क्यू करके उसके प्लान की बैंड बजा दी। लाइक इफ यू थिंक अबाउट इट, दैट्स क्रेजी। इतना ही नहीं, ये एंडिंग सीन जहाँ जमील अब हमजा को अलविदा कह रहा है एंड जमील थोड़ा इमोशनल भी हो जाता है, एंड वो आंसू एक नहीं बल्कि 2 कहानियां बताते हैं। पहला तो एक फेयरवेल उसके आज तक के बेस्ट एजेंट का, जो इस पॉइंट पे सिर्फ एक एजेंट नहीं उसके बेटे जैसा था, एन एक्चुअल दामाद भी, बिकॉज अमंगस्ट ऑल द फेक फेसेस जो कि हमजा ने पहने, यालेना के लिए उसका प्यार वॉज नॉट फेक। दूसरी कहानी है खुद जमील की, एक एजेंट जो 45 साल से पाकिस्तान में है और अपनी आंखों के सामने एक दूसरे एजेंट को अपना मिशन खत्म करके घर जाते हुए देख रहा है। एक लॉन्गिंग महसूस कर रहा है यहाँ जमील अपने असली घर भारत के लिए, जहाँ हमजा की तरह पॉसिबली वो कभी वापस नहीं जाने वाला। अब फाइनली मूव करते हैं टुवर्ड्स द एंडिंग, जहाँ पर अब फोकस इमोशंस पे शिफ्ट हो जाता है। इंडिया आने के बाद जसकिरत अजय सान्याल के इन्फॉर्मेशन के बाहर एस्केप कर जाता है एंड ऑलमोस्ट एक डेकेड के बाद वापस अपने होम टाउन पठानकोट जाता है, उसी जिंदगी की तरह जो कि काफी सालों पहले उसको फोर्सफुली छोड़नी पड़ी। लेकिन इसके बाद जो होता है वो दोनों पार्ट्स में होने वाला अब तक का सबसे इमोशनल मोमेंट होता है। जसकिरत अपनी फैमिली को देखता है जो अपनी डेली रूटीन में चल रहे हैं, अपनी लाइफ से कंटेंट हैं, उस सारे वायलेंस, उस सारे केओस से दूर जिसने अब तक जसकिरत की लाइफ को डिफाइन किया था, एंड ये कॉन्ट्रास्ट देखते हुए वो रियलाइज करता है और डिसाइड करता है कि उनसे दूर रहना ही बेहतर है। आखिर जसकिरत की ये चॉइस मैटर क्यों करती है? वेल, अगर देखा जाए तो जसकिरत घर तो आ गया, लेकिन ट्रू सेंस में घर नहीं आया। वो एक एंटायरली अलग जिंदगी जी कर आ रहा है, जबकि उसकी फैमिली ने उसी जिंदगी के साथ जीना सीख लिया है जो वो छोड़कर गया था। वापस जाने का मतलब है वो अनगिनत सवाल जिसके जवाब जसकिरत नहीं देना चाहेगा, ऐसे लोगों के साथ रहना जिनको अब शायद जसकिरत भी नहीं जानता कि उतने सालों में उनका क्या हुआ है, वो कैसे बदल चुके हैं। वो घर के सामने ही खड़ा है, लेकिन उसकी फैमिली नोटिस भी नहीं करती, क्योंकि वो जसकिरत की वापसी की उम्मीद कब की खत्म कर चुकी है और उनकी लाइफ में वापस जाने के नफे कम और नुकसान ज्यादा हैं। जसकिरत की ये चॉइस बहुत ही PTSD कोडेड है, क्योंकि ट्रू सेंस में एक स्पाई कभी अपनी पुरानी लाइफ में वापस नहीं जा सकता। जसकिरत कब का मर चुका था, अब हमजा भी नहीं बचा, और इस तरह फिल्म अपने बलिदान परमो धर्म के मीनिंग को भी एक पेनफुल लेकिन ब्यूटीफुल वे में एक्सप्लेन करती है। इतना ही नहीं, एक और फुल सर्कल मोमेंट हमें देखने को मिलता है जो कि पार्ट 1 में गीता के इस दिखाए हुए श्लोक में है, जहाँ श्लोक की पहली लाइन है कि अगर धर्म की रक्षा में प्राण भी चले गए तो स्वर्ग पाओगे। ये इस कहानी के एक और हीरो के बारे में बताती है, एंड दैट इज आलम भाई, जिसने एक सेकंड नहीं सोचा और अपनी जान दे दी ताकि ये मिशन कॉम्प्रोमाइज ना हो। आलम भाई, दिल तो इस बार आपने तोड़ दिया। और दूसरी लाइन कि जीत गए तो दुनिया तुम्हारी। अब अगर फिल्म के कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब देखो तो काफी बिटर स्वीट है कि जीत तो गए, दुनिया तुम्हारी हो तो गई, पर अब उस दुनिया में तुम अकेले हो, जैसे कि हमजा। 2 कॉन्ट्रास्टिंग लाइन जो कि एक स्पाई के जीवन के सत्य को बताती है कि नो मैटर व्हाट, या तो मरोगे और अगर जिंदा रहोगे तो कुछ ना कुछ खो दोगे। अ रियलिस्टिक डिपिक्शन ऑफ अ लाइफ ऑफ अ स्पाई। धुरंधर के दोनों पार्ट्स खत्म होने के बाद जो एक और कंक्लूजन हमारे सामने आता है
कि भाई प्रोजेक्ट धुरंधर सिर्फ एक एंटिटी हमजा नहीं है, ये एक बिग पिक्चर है जिसमें कई पीसेस में से हमजा एक पीस है। जैसा मैंने ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर दिया था कि भाई धुरंधर 2 में कैसे अननोन गनमैन की ओरिजिन्स हमें देखने को मिलने वाली है। आदित्य सर ऑब्वियसली बनाएंगे या नहीं ये हमको नहीं पता, लेकिन धुरंधर का वर्ल्ड काफी एक्सपेंसिव अपॉर्चुनिटी रखता है एक ट्रू और एक बहुत ही बेहतरीन स्पाई यूनिवर्स बनाने का, एक बड़ी फ्रेंचाइज जिसमें कई सारे स्पिन ऑफ्स और कनेक्टेड स्टोरीज बन सकती हैं। लाइक फ्रेंचाइज का नाम है धुरंधर, लेकिन कहानी हर बार अलग। तो आओ इसकी थ्योरीज और पॉसिबिलिटीज पर डिस्कस करते हैं। अब धुरंधर 2 की एंडिंग एक ओपन एंडिंग है जहां हमें नहीं पता कि भाई जसकिरत ने आगे क्या किया। तो आओ इस ओपन एंड में अपनी एक थ्योरी ऐड करते हैं। अपने घर वापस ना जाके जसकिरत अजय सान्याल के पास भी वापस नहीं जाता, इंस्टेड ही डिसाइड्स टू रिमेन अ घोस्ट। बट ऐसा करने से पहले वो अजय सान्याल को एक मैसेज ड्रॉप करता है कि जब भी देश को उसकी जरूरत होगी ही विल बी देयर, सिमिलर टू सिविल वॉर एंडिंग जहां स्टीव टोनी को भी यही कहता है। अब हमजा का रीअपीयरेंस कैसे हो सकता है? वेल, हमजा की कहानी खत्म हुई है लेकिन अननोन गनमैन की नहीं। अब अगर अननोन गनमैन की किलिंग्स की लिस्ट देखो तो ये अपने आप में एक डिटेल्ड वेब सीरीज या फिल्म बन सकती है जहां पर कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टर्स पे फोकस करके अननोन गनमैन की एडवेंचर्स को दिखाया जा सकता है। या फिर अगर थोड़ा सा और स्पेसिफिक जाना चाहें तो चलते हैं कनाडा, जहां पर 3 अननोन गनमैन ने खालिस्तानी एक्टिविस्ट हरदीप सिंह निज्जर को मारा। बाद में तीनों अरेस्ट हुए जिनके नाम रिवील हुए, करण ब्रार, कमलप्रीत सिंह एंड करणप्रीत सिंह। यस, वो भी पंजाबी ही थे। और ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रेमिस बन सकता है अननोन गनमैन के लिए सेट इन कनाडा, जहां पर एक आइडियोलॉजिकल नैरेटिव भी आ जाता है कि कैसे खालिस्तानी एक्टिविस्ट को मारने वाले सिख ही हैं, क्योंकि उनके लिए देश पहले आता है किसी भी आइडियोलॉजी या फिर डिवीजन से। अब जसकिरत का जो कैरेक्टर है वो रेफरेंस या कैमियोस के थ्रू इन कहानियों के बीच में लाया जा सकता है, जहां वो एज अ गाइडिंग फिगर वर्क करे इन अननोन गनमैन के लिए। दूसरा आ जाता है रिजवान का कैरेक्टर, जिसको एंड में हमजा अपनी डायरी पास ऑन करता है कि भाई मिशन जारी रहना चाहिए। अब ये भी एक पोटेंशियल प्लॉट बनता है जहां रिजवान की एक स्पिन ऑफ सीरीज हम देख सकते हैं कि हमजा के जाने के बाद वो अब क्या कर रहा है पाकिस्तान में और कैसे टेररिज्म के अगेंस्ट लड़ रहा है। उसकी कहानी को हम लियारी से बाहर भी लेके जा सकते हैं, जहां पर वो किसी टेरर ऑर्गेनाइजेशन में अंडरकवर जाए, या फिर बलोच पश्तून कॉन्फ्लिक्ट। इस बार वो एज अ सेंटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बने जहां पर रिजवान ऑपरेट करेगा एज अ सीक्रेट एजेंट, क्योंकि बलोच पश्तून कॉन्फ्लिक्ट भी इंडिया पाकिस्तान जियोपॉलिटिक्स की एक मेजर हाईलाइट है, क्योंकि बलोच कॉन्फ्लिक्ट पाकिस्तान के एंटी इंडिया एक्टिविटीज को कर्ब करता है। तो ऐसा दिखाया जा सकता है कि भाई लियारी गैंग वॉर्स की तरह अब रिजवान बलोच पश्तून कॉन्फ्लिक्ट के बीच में आता है एज अंडरकवर और उसको भी एक्सप्लॉइट करता है इंडिया के फेवर में। नेक्स्ट है जमील जमाली, जो आई बिलीव अपने आप में एक कंप्लीट स्पिन ऑफ सीरीज डिजर्व करता है, जहां हम देखेंगे कि भाई वो कैसे 45 साल पहले पाकिस्तान आया और उसने अपना रास्ता बनाया, सियासत में अपने पैर जमाए। ये टोन वाइज भी थोड़ा सा अलग हो सकता है, जहां पर एक्शन से ज्यादा हमको पॉलिटिकल और ड्रामा नैरेटिव देखने को मिले। एक और इंटरेस्टिंग कैमियो में देखने को मिलता है धुरंधर में, जो कि है यामी गौतम का, जो एक स्पाई होती है और अब्दुल रहमान मक्की को मारती है। अब यहाँ यामी गौतम का एलियास रिवील होता है, लेकिन उसका असली नाम नहीं, उरी से तो नहीं, लेकिन हाँ एक और फिल्म से इसका कनेक्शन बहुत अच्छे से बैठ सकता है। दैट इज आर्टिकल 370, जिसमें यामी गौतम का कैरेक्टर जूनी हस्कर एक NIA एजेंट होती है। तो वी कैन अज्यूम कि ये कैमियो जूनी हस्कर का है, क्योंकि यहाँ पर वो जिसको मारती है अब्दुल रहमान मक्की, वो जम्मू एंड कश्मीर में ही टेरर फाइनेंसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड जूनी भी एक कश्मीरी होती है जो आर्टिकल 370 में भी कश्मीर के लिए लड़ती है, एंड यहाँ भी एक मोटिव बन सकता है उसका। एंड दिस कनेक्शन मेक सेंस। ऑनेस्टली यामी गौतम एंड जूनी वाज अ डिलाइट टू वॉच फॉर मी, एंड मैं अभी उन्हें और ऐसे एक्शन में देखना चाहूंगा। तो धुरंधर के सीन को एज अ स्टार्टिंग पॉइंट यूज करके जूनी के एडवेंचर्स को आगे बढ़ाया जा सकता है। अब अगर थोड़ा फिल्म से बाहर जाया जाए तो एक और बहुत ही एपिक कहानी है जो कि धुरंधर फ्रेंचाइज का हिस्सा बन सकती है, और वो है रविंद्र कौशिक जी की कहानी, एक रॉ एजेंट जिन्होंने 1975 से 1983 तक पाकिस्तान में एज अ स्पाई ऑपरेट किया था, फेमसली नोन एज इंडियन ब्लैक टाइगर, कंसिडर्ड एज इंडियाज ग्रेटेस्ट स्पाई। उनकी कहानी एक बेहतरीन टेम्पलेट है धुरंधर फ्रेंचाइज के लिए। अब यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज भी आती है। रविंद्र कौशिक जी ने 1975 से 1983 में ऑपरेट किया था। अब जमील कहता है कि वो 45 साल पहले पाकिस्तान आया, जो कि धुरंधर की टाइमलाइन के हिसाब से हुआ 1981, जो कि आता है 1975 से 1983 के बीच में। तो एक क्रॉस ओवर अपॉर्चुनिटी अगर बनता है ऐसा प्रोजेक्ट तो आई मीन ये मैंने कुछ पॉसिबिलिटीज लेआउट करी हैं, लेकिन पॉसिबिलिटीज एंडलेस हैं। बाकी यहाँ पे खत्म होती है धुरंधर स्पॉइलर टॉक वीडियो। बाकी तुम अपनी बेहतरीन थ्योरीज को कमेंट्स में लिख के बताओ, और अगर मुझसे कोई डिटेल या थ्योरीज मिस हो गई हैं तो भाई ऑब्वियसली उनको भी लिख के बताओ, अपने थॉट्स बताओ फिल्म को लेकर। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक बटन हिट करना, हाई पॉइंट्स देना मत भूलना, और अगर पहली बार यहाँ पे आए हो तो सब्सक्राइब टू द फ्लिक सर्कल फॉर मोर सच कंटेंट। टिल देन, दिस इज योर पॉप कल्चर नेट signing off. We'll see you guys in the next video, and thanks for watching.